गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है एडिसिव स्टाम्प क्या है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11 में एडिसिव स्टाम्प के उपयोग के बारे में बताया गया है। एडिसिव स्टाम्प जो है कि एडिसिव का मतलब होता है हिंदी में चिपकाने वाला, गोंद से चिपकाने वाला। जो स्टाम्प गोंद से कागज पर चिपकाया जाता है उसे एडिसिव स्टाम्प कहते हैं। जिस प्रकार से ये आपको मैं बता रहा हूं वीडियो में कि ये आप जो देख रहे हैं ये इसके पीछे गोंद लगा हुआ है ये, और ये कोर्ट फीस स्टाम्प है। ये कोर्ट फीस टिकट खेलें आप इसको। ये जो है कि जनरली 5 रुपए का, ये 10 रुपए का और 10 रुपए का, ये दो हैं। ये आपको फोटो में मैं आप देख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ये एडिसिव टिकट है सर। इसी प्रकार से नोटरी वकील साहब को नोटराइल टिकट दिया जाता है। विशेष तौर से ये नोटराइल टिकट है, ये आप देख लें सर स्क्रीन पे। इसके पीछे गोंद लगा हुआ होता है, इसको गोंद से चिपकाया जाता है। तो ये जो चिपकाने वाले स्टाम्प होते हैं इन्हें एडिसिव टिकट कहा जाता है। और ये जो हम कोर्ट में दावे मुकदमों के दौरान जो आवेदन लगाते हैं उसमें जो हम स्टाम्प चिपकाते हैं जिसको हम कोर्ट फीस टिकट कहते हैं, वो भी एडिसिव स्टाम्प ही कहलाता है। जैसे कि हमने 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कोई बेल एप्लीकेशन लगाई जमानत के लिए, तो उस पे भी हम जमानत के आवेदन पे भी 10 रुपए का जो टिकट लगाते हैं वो एडिसिव टिकट ही कहलाता है। नोटरी वकील साहब के द्वारा जब नोटरी की जाती है और उस पर नियमानुसार जो टिकट चस्पा की जाती है, जो गवर्नमेंट की ओर से विशेष तौर से नोटरी वकील साहब को इशू की जाती है, वो सिर्फ नोटरी वकील साहब के पास ही रहती है। वह भी एडिसिव स्टाम्प ही कहलाता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 1 जुलाई 1899 को लागू हुआ है और ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। इसमें कुल एक लगायत 78 धाराएं हैं और इसमें कुल 3 अनुसूचियां हैं। इसमें जो अनुसूची 1 है उसमें जो फिक्स्ड फीसों के बारे में बताया गया है। फिक्स्ड फीसों से मतलब ये है सर, अनुसूची 1 में मूल्यानुसार फीसें हैं और अनुसूची 2 में नियत फीसें हैं। मूल्यानुसार फीसों से मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोई वसूली का दावा पेश किया कोर्ट में, तो उस पे कोर्ट फीस आपकी जो मूल्य है उसके ऊपर कोर्ट फीस अदा की जाएगी। इसी प्रकार से जो फिक्स्ड फीसें हैं जैसे आवेदनों के ऊपर हैं और स्थायी निषेधाज्ञा के ऊपर है और जो है कि स्वत्व घोषणा के ऊपर है, ये सब नियत फीसें हैं जो उसके अंदर दी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में सर हम भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 11 और धारा 12 और धारा 35 पर चर्चा करेंगे। धारा 11 में विशेष तौर से एडिसिव स्टाम्प कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं इसके बारे में बताया गया है। ये अक्सर प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है। मेरे कई वकील साथियों के द्वारा भी मुझसे बात करी गई और कई व्यूअर्स के द्वारा भी पूछा गया कि ये आखिर एडिसिव स्टाम्प का नोटरी में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, तो ये कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन काफी ये निकल कर सामने आया है। तो इसीलिए सर मैंने सर्च करके आपके लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11 लेकर आया हूं, जिसमें कुल 5 जगह बताई गई हैं जहां पर एडिसिव स्टाम्प का प्रयोग किया जाएगा। उन 5 जगहों के अलावा उसमें जो जगह नहीं बताई गई है वहां आप उसका स्टाम्प का, उस एडिसिव टिकट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आगे की जानकारी सर मैं आपको देने से पहले एक जानकारी और बता दूं कि एडिसिव स्टाम्प से ही रिलेटेड एक मद्रास उच्च न्यायालय का बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। आर अमूथा विरुद्ध जय चित्रा 24 मार्च 2017 का है। ये प्राइमरी नोट के संबंध में है और इसमें यही मुद्दा उठाता है। एडिसिव टिकट जो चिपकाने वाला टिकट होता है और नॉन जुडिशियल स्टाम्प, इसको लेकर ही बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन इसमें दिया गया है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भी एक फैसला है अविनेश कुमार चौहान विरुद्ध विजय कृष्ण मिश्रा 2009 2 ACC 32। इसमें धारा 35 स्टाम्प अधिनियम 1899 के बारे में विशेष तौर से बताया गया है। इन दोनों पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए सर आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक के अंदर से देता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर वीडियो की एक ई बुक जिसको हम पीडीएफ कहते हैं मेरे द्वारा तैयार की जाती है। उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां ई बुक बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां जाकर बाय कर सकते हैं। ये आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, एक मार्गदर्शन है और किसी को व्यक्तिगत राय नहीं है। इसको आप किसी भी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते, किसी तहसीलदार साहब के कार्यालय में पेश नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए। इसके अंदर जो मेरे द्वारा मैटर दिया गया है, जो कानून दिया गया है, उसको आप बुक के अंदर से उस बुक को आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का सर प्रयास है। एक पीडीएफ है जो विभिन्न कानूनों का एक जगह संग्रह किया गया है, सर्वोच्च न्यायालयों के फैसले, उच्च न्यायालयों के फैसले और काफी कुछ इसमें मेरे द्वारा लिखा गया है। लेकिन हमारा आज का मुख्य टॉपिक है एडीसी टिकट क्या है, तो इस एडीसी टिकट पर ही हम चर्चा करेंगे। आगे की जानकारी सर मैं आपको ई बुक के अंदर से देता हूं। आइए सर लेट्स गो। सर आप देख रहे हैं एडिसिव स्टाम्प क्या है, ये हमारी ई बुक है और इसमें जो धारा 11 है सर भारतीय स्टाम्प अधिनियम,
वो इसको मैं बुक के अंदर से सर पहले आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर बताऊंगा, और उसका इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो भी वर्ड टू वर्ड में पढ़कर बताऊंगा, क्योंकि कई व्यूअर्स का कहना है कि सर हिंदी वर्ड इतने कुछ डिफिकल्ट होते हैं कि हमें समझ में नहीं आ पाते हैं, इसलिए आप इंग्लिश में भी बताया करें। इसलिए मैं दोनों में इसको पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद सर आसान भाषा में उदाहरणों के साथ जो मैंने ई बुक में तैयार किया उसका एक्सप्लेनेशन, उसका व्याख्या, वो मैं आपको ई बुक के अंदर से बताऊंगा। सबसे पहले सर मैं आपको धारा 11 बताने जा रहा हूं आपको। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की है सर ये धारा 11, चिपकाने वाले स्टाम्पों का उपयोग। यूज ऑफ एडिसिव स्टाम्प। निम्नलिखित लिखतें चिपकने वाले स्टाम्पों से स्टाम्पित की जा सकेंगी। मतलब इसमें जो 5 लिखतें बताई गई हैं उनके ऊपर आप एडिसिव स्टाम्प चिपका सकते हैं, एडिसिव स्टाम्प का उपयोग आप कर सकते हैं। 5 चीजें कौन सी हैं उसमें? नंबर 1 है सर, मांग पर देय से अन्यथा देय और संवर्गों में लिखे गए विनिमय पत्रों की मूल प्रतियों के सिवाय वे लिखतें जो 10 नए पैसे से अनधिक शुल्क से प्रभार्य हैं। ये नंबर 1 हो गया सर। नंबर 2 है विनिमय पत्र और वचन पत्र जो भारत के बाहर लिखे या बनाए गए हैं। नंबर 3 है सर उच्च न्यायालय की नामावली में अधिवक्ता, वकील या अटॉर्नी के रूप में प्रविष्टि। नंबर 4 है नोटरी कार्य। और नंबर 5 है सर किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयरों के पृष्ठांकन द्वारा अंतरण। इन 5 जगह एडिसिव टिकट का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11 में सर बताया गया। इसके अलावा इसमें ये नहीं बताया गया है कि आप और कहां कहां कर सकते हैं, तो ये माना जाएगा कि इसके अंदर जो बताया गया इन्हीं जगह आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो इंग्लिश में बताया गया है सर वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। नंबर 1 है सर, ए इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विथ अ ड्यूटी नॉट एक्सीडेंट 10 नए पैसे एक्सेप्ट पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड ड्राइंग एंड सेट्स। नंबर बी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया। नंबर तीसरा है सर इसमें एंट्री एज एन एडवोकेट, वकील और अटॉर्नी ऑन द रोल ऑफ हाई कोर्ट। और नंबर चौथा है नोटराइल एक्ट्स एंड पांचवा है ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट ऑफ शेयर्स इन एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ये सर इंग्लिश में भी सर मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ धारा 12 भी सर महत्वपूर्ण है। धारा 12 में चिपकने वाले स्टाम्पों के रद्दीकरण के बारे में सर इस बुक में बताया गया है। रद्दीकरण से मतलब ये है कि जो नोटरी वकील साहब को एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ सर, ये आपको जो टिकट दी जा रही है तो इसमें हर टिकट पे, जैसे कि ये 5 रुपए की सर टिकट हुई है, इस पे लिखा हुआ है नो ट्रायल, तो इस पे जो सील आप लगाएंगे तो आधी सील टिकट पे आएगी और आधी सील नीचे आएगी, इससे रद्द हुआ माना जाएगा, ताकि इन फीचर को इस टिकट का दोबारा इस्तेमाल ना कर सके, मिस यूज ना कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि आप टिकट पे सील नहीं लगाते हैं तो कोई भी व्यक्ति उस टिकट को वहां से निकाल कर दोबारा उसका इस्तेमाल कर सकता है, तो इससे गवर्नमेंट को जो है कि नुकसान होता है। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा ये नियम बनाए गए, उसी के तहत ये धारा 12 बनाई गई है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आपको उनका रद्दीकरण करना होगा। यदि आप रद्दीकरण नहीं करेंगे तो वो टिकट दोबारा यूज की जा सकती है और उससे गवर्नमेंट को जो है कि रेवेन्यू का नुकसान होगा, राजस्व का नुकसान होगा। इसलिए इस कानून में इस धारा को विशेष तौर से बनाया गया। अब हम सर इसमें आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एडिसिव की जो जनरल परिभाषा आपको मैंने बता दी और उसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाएगा ये भी बता दिया। अब आप लोगों के मन में उठने वाले सवालों का सर सभी लोगों को मेरा जहां तक सोचना है जवाब मिल चुका है कि कोई व्यक्ति क्या सोचता है कि क्या हम अनुबंध पर लगा लें, शपथ पत्र पर लगा लें, या हम जो है कि प्राइमरी नोट पर लगा लें, या हम जो है कि पावर ऑफ अटॉर्नी पर लगा लें, या हम विक्रय विलेख पर लगा लें। पता नहीं कौन कौन से सवालात जो है कि आपके मन में उठते होंगे, मुझसे कई लोगों के द्वारा पूछे भी गए। तो ये 5 जगहें हैं सर जो मैंने आपको बताई हैं कानून के तहत भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की। इन 5 ही जगहों पर एडिसिव टिकट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एडिसिव टिकट कितने प्रकार की होती है इसके लिए मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए अलग बनाऊंगा, लेकिन अभी हम फिलहाल उन्हीं धाराओं पर चर्चा करते हैं एक्सप्लेन के साथ। ये आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर एडिसिव स्टाम्प क्या, ये ई बुक है सर, इसका थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में परिचय करा देता हूँ। इसका जो अध्याय 1 है सर, अध्याय 1 में परिचय है एडिसिव स्टाम्प एंड नोटराइल वैलिडिटी। पहले भी मैंने सर जो वीडियो बनाया है व्हाट इज सेक्शन 11 इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899, इस पर एक मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें कुछ हटके मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है। खास तौर से मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का विशेष एक्सप्लेन मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता लग सकेगा कि आखिर ये किस प्रकार से इस हमारे वीडियो के टाइटल से टॉपिक से संबंधित है। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें अध्याय 2 में स्टाम्प की कानूनी परिभाषा और प्रकार, और इसमें काफी कुछ अंदर भी सर लिखा हुआ है, लेकिन मैं मुख्य आपको बता रहा हूँ। अध्याय 3 में नोटरी दस्तावेजों पर एडिसिव स्टाम्प का प्रयोग, अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों के निर्णय,
और अध्याय 5 में व्यवहारिक मार्गदर्शन, और अध्याय 6 में सारांश और निष्कर्ष अध्याय। और सर ये डिस्क्लेमर है। सर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, सर ये एक पीडीएफ है। पीडीएफ मतलब विभिन्न कानूनों का एक जगह किया गया संग्रह, और इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ई बुक नाम से बोला जाता है, जहां अपलोड किया जाता है। इसके अलावा इसका कोई नाम ही नहीं है, इसलिए मेरे द्वारा इसको ई बुक कहा जाता है। इसका उपयोग आपके व्यक्तिगत जिस प्रकार से कहना चाहिए एक मार्गदर्शन के लिए मात्र है। इस पे अमल करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें, और आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद ही आप इसका उपयोग करें। और इसको आप किसी भी कोर्ट में या सरकारी दफ्तर में कहीं भी आप पेश नहीं कर सकते, क्योंकि एक पीडीएफ है सर। इसके अंदर जो कानून लिखा हुआ है उस कानून को निकाल कर आप कोर्ट में जज साहब को बता सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर का सर मेरा उद्देश्य भी यही लिखने का प्रस्तावना है सर। उसके बाद सर फिर आते हैं हम एडीसीयू परिभाषा में। एडीसीयू स्टाम्प क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में एडीसीयू स्टाम्प को परिभाषित किया गया है। धारा 11 में परिभाषित किया गया है सर, और कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया इसके अलावा। एडीसीयू का हिंदी में मतलब होता है चिपकाने वाला या संग्राहक या गोंद वाला। जैसा कि इन स्टाम्प टिकटों के पीछे गोंद लगा हुआ होता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसको जब हम वो डब्बी में जो हमारे पास रहती है, जिसमें हम पानी पोता कहते हैं, वो फूलने वाला जिसमें पानी सोख लेता है, उस पे जब हम इस टिकट को चिपकाते हैं तो इसके नीचे का जो गोंद है वो गीला हो जाता है और ये कागज पर आसानी से चिपक जाता है। इसलिए इसको गोंद वाला चिपकने वाला टिकट भी कहा जाता है, और एडीसीयू नाम भी इसका इसीलिए रखा गया है। एडीसीयू शब्द जनरल हम लोग सुनते हैं सर, तो कई बार मेरे सामने भी ये परिस्थिति आई थी कुछ समय पहले। एडीसीयू मैं भी नहीं जानता था, मैं भी सोचता था कि एडीसीयू टिकट पता नहीं कौन सा टिकट होगा। तो एडीसीयू का मतलब होता है सर चिपकाने वाला, और एडीसीयू के अंतर्गत तकरीबन 9 या 10 प्रकार के टिकट आते हैं, जिनका मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन पे। ये गोंद वाला, ये चिपकाने वाला होता है, और स्टाम्प जो कागज पर चिपकाया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसको चिपकाने वाला स्टाम्प भी बोला जाता है। उदाहरण हम देख लें कि आप किसी एग्रीमेंट या शपथ पत्र पर स्टाम्प शुल्क भरते हैं। अगर वह एडीसीयू स्टाम्प है तो इसे कागज पर गोंद या चिपका कर लगाया जाता है। इसके विपरीत ई स्टाम्प ऑनलाइन खरीदा और प्रिंट किया जाता है, इसे चिपकाने की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान में ऑल इंडिया में लगभग बहुत सी जगह ई स्टाम्प ऑनलाइन लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी संपदा 2.0 के नाम से लागू है। यहाँ की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि स्टाम्प को निकालने की प्रोसेस क्या है और एडीसीयू स्टाम्प की प्रोसेस क्या है। एडीसीयू स्टाम्प की परिभाषा और प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। ई स्टाम्प जो है सर, ये आजकल आधार ई केवाईसी के द्वारा निकाला जाता है। सबसे पहले जो व्यक्ति रहता है, जो स्टाम्प निकालता है, खरीदने और बेचने वाला, अनुबंध करता, अनुबंध ग्रहीता, इन दोनों का पंजीयन सर उस पर होता है। पंजीयन होने में उसका आधार कार्ड का नंबर की केवाईसी होती है, मोबाइल नंबर का सत्यापन होता है, उसके बाद उसका पंजीयन होता है संपदा 2.0 पर। उसके बाद फिर जब स्टाम्प निकाला जाता है तो उसको उसकी जो आईडी बनती है, उस आईडी में लॉगिन करके उस पर ओटीपी मोबाइल से भेजा जाता है। उसके बाद ही उससे स्टाम्प निकाला जाता है। जब स्टाम्प निकल के आता है बाहर प्रिंट होके, तो उस पर दोनों पार्टियों के फोटो जो आधार कार्ड पर लगे होते हैं वो फोटो बने हुए आते हैं, और आधार कार्ड में जो उनके नाम की पूरी डिटेल और एंट्री रहती है वो छप के उसमें आती है सर। तो ये बड़ा ही एक मजबूत एविडेंस के रूप में कार्य करता है। मेरे एक व्यूअर्स के द्वारा ये भी पूछा गया था, संभवतः वो वकील साहब ही थे या एक आम सामान्य व्यक्ति थे। उन्होंने कमेंट्स करके पूछा था, सर क्या एक वकील साहब अपने नाम से स्टाम्प निकाल कर और उस पर नोटरी कर सकते हैं? तो सर मेरा ये कहना है कि आप करने में तो सर जिस प्रकार से ई स्टाम्प के बारे में मैंने बताया, ये तो आप स्वयं निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि पार्टी के मोबाइल पर ही ओटीपी जाएगा और पार्टी के नाम से ही निकलेगा। तो ये तो क्लियर जवाब है कि आप इसको निकाल ही नहीं सकते, सिर्फ पार्टी ही निकालती है। और ये व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा क्यों की गई है? क्योंकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। जब गवर्नमेंट के द्वारा इतनी पुख्ता व्यवस्था की गई है कि आप एडवोकेट होने के बाद भी उसको नहीं निकाल सकते और पार्टी के नाम से ही निकलेगा, तो आपको सर फिर यहाँ सोचना पड़ेगा कुछ एक देर के लिए, क्योंकि यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था क्यों की। अब आपने गवर्नमेंट ने जब व्यवस्था की है तो आप भी उसी व्यवस्था के हिसाब से चलें। हालांकि ये बात सही है कि आप जो ऑफलाइन स्टाम्प होते हैं, जो कागज पे प्रिंट होके जो पुराने समय से निकले चले आ रहे हैं, वो भी कई जगह स्टाम्प वेंडरों के पास उसके लाइसेंस हैं, वो एज एडवोकेट द्वारा एडवोकेट आप निकाल सकते हैं। लेकिन सर आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ डबल ट्रिपल हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा? यदि कोर्ट में बाय द वे आपको एविडेंस के लिए जाना पड़ा, तो आपको आपका नोटरी से संबंधित एविडेंस तो देना ही है, और आपको यह भी क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि आखिर ये स्टाम्प आपने आपके नाम से निकाल के पार्टी को क्यों दिया। आपके ऊपर दो बर्डन होंगे सर, आपके ऊपर जिम्मेदारी दो हो जाएंगी, और आप कहीं ना कहीं बहुत परेशानी में और उलझन महसूस करेंगे। आप इजी वे में महसूस कर रहे हैं कि हाँ मैं स्टाम्प निकाल लेता हूँ, पार्टी को दे देता हूँ, लेकिन आप क्यों झंझट में पड़े सर? आप तो पार्टी से ही कहेंगे भाई आपके पार्टी आप नाम निकाल के लाएं, ताकि वो बेहतर भी है सर, उन दोनों के लिए भी बेहतर है। क्योंकि जब अदालत में मुकदमा लगता है तो ये बात भी देखी जाती है कि स्टाम्प कौन खरीद के लाया, किसने भुगतान किया, किसके कहाँ पर दस्तखत हैं।
तो इससे कहीं ना कहीं उन्हीं के केस में मजबूती होगी जब वो पार्टी खुद खरीद के लाएंगे। तो कई बार पार्टी कहती है कि हम स्टाम्प ही खरीद के नहीं लाए, वकील साहब ने अपने हाथ से निकलवा लिया और फर्जी लिखा पढ़ी कर ली, फर्जी नोटरी कर ली, और हमको पता भी नहीं, हमारे दस्तखत भी नहीं है सर, फिर आप क्या करेंगे सर उसमें? आप अपना रजिस्टर लेके जाएंगे, आप उसमें आपका खुद का हित हो जाएगा, आप हितबद्ध हो जाएंगे उसमें। तो इसी स्थिति से आप बचने का प्रयास करें, ऐसी कंडीशंस को आप अवॉइड करें। और यदि आप नोटरी एडवोकेट हैं तो पार्टी से ही कहें कि भाई आप स्टाम्प लेकर आए, और आप आपका जो कार्य प्रमाणीकरण का वो दोनों पार्टियों को, गवाहों को पढ़कर उसको बता दें, उनका आईडी कार्ड चेक कर लें, और उसके बाद उस पे आप उसकी आप नोटरी का सत्यापन का कार्य करें। क्योंकि विक्रेता और क्रेता, मतलब अनुबंधकर्ता और अनुबंध गृहीता, ये दोनों ही स्टाम्प खरीद के लाए, वही सर्वोत्तम है। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि एडिसिव मतलब चिपकाने वाला स्टाम्प। एडिसिव स्टाम्प मीन्स अ स्टाम्प विच कैन बी स्टक एफिक्स्ड टू द इंस्ट्रूमेंट, यानी चिपकाने योग्य टिकट, स्टाम्प टिकट जिसको कहते हैं, जिसे दस्तावेज या कागज पर चिपकाकर शुल्क का भुगतान किया जाता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11 जो मैंने बुक से पढ़ के बताई थी सर, उसको आसान भाषा में मैंने जो तैयार किया है वो पांचों प्रकार में आपको आसान तरीके से पढ़ के बता रहा हूं, और सरल उदाहरण से भी सर आपको मैं बता दूंगा। जिन दस्तावेजों पर बहुत छोटी ड्यूटी 10 नए पैसे तक हो, वहां भी एडिसिव स्टाम्प का प्रयोग किया जा सकता है। ये पांचों प्रकार सर मैं आपको एक एक करके पढ़ के बता रहा हूं, इन पांचों जगह एडिसिव स्टाम्प का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्टाम्प अधिनियम है 1899 में आप लोगों के लिए लेके बैठा हूं, इस स्टाम्प अधिनियम में सिर्फ 5 जगह ही बताई गई हैं जहां एडिसिव स्टाम्प का प्रयोग किया जाता है। अब मैं सर पांचों जगह आपको पढ़ के बता रहा हूँ। नंबर 1 है जिन दस्तावेजों पर बहुत छोटी ड्यूटी 10 नए पैसे तक हो। नंबर 2 है विदेश से बने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्राइमरी नोट्स। नंबर 3 है हाई कोर्ट में एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी के नाम की एंट्री। नंबर 4 है नोटरी द्वारा किए गए कार्य। और 5वां है कंपनी के शेयरों का एंडोर्समेंट द्वारा ट्रांसफर। अब मैं आपको सर ये और बता दूं कि अब जैसे नोटरी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वहां नोटराइल टिकट लगेगा। यदि डाक विभाग से संबंधित कार्य है तो वहां डाक टिकट लगेगा, डाक टिकट एडिसिव टिकट जिसको हम कहते हैं। यदि हम तहसील में कोई आवेदन देते हैं तो वहां जनरली रेवेन्यू टिकट एक अलग प्रकार से आती है, उस पर रेवेन्यू टिकट लिखा हुआ रहता है, आप वहां वो टिकट लगेगा चस्पा करने वाला। कोर्ट में कोर्ट फीस टिकट लगेगा, जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था, उस पर वो भी एडिसिव टिकट है। तो हर जगह एडिसिव टिकट अलग अलग प्रकार के जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया उन टिकटों का उपयोग किया जाएगा। और मतलब ये है कि हर दस्तावेज पर चिपकने वाला स्टाम्प नहीं लगाया जा सकता, केवल उन्हीं पर लगाया जाएगा जिनके लिए कानून या सरकार अनुमति देती है। गवर्नमेंट ने यदि अनुमति दी है, यदि स्टेट के रूप में कुछ अलग प्रकार के कानून है तो उनको भी सर इसमें देखा जाएगा। धारा 12 का संबंध जो इससे है धारा 11 से जुड़ी हुई है कि कैंसिलेशन ऑफ एडिसिव टिकट कहती है कि जब भी चिपकने वाले स्टाम्प किसी दस्तावेज पर चिपकाए जाए उसे रद्द करना आवश्यक है ताकि उसका पुनः उपयोग ना हो सके। सरल उदाहरण सर हम देख लेते हैं कि मान लीजिए राम और श्याम के बीच 20,000 रुपए का एक उधारनामा लिखा गया है, प्राइमरी नोट। इसी के ऊपर मद्रास उच्च न्यायालय का भी फैसला है सर, जो मैं आपको आगे बताने जाने वाला हूँ। एडिसिव टिकट से ही संबंधित है वो। इस दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क 50 रुपए निर्धारित है। अब धारा 11 के अनुसार यदि सरकार ने अनुमति दी हो तो इस शुल्क का भुगतान एडिसिव मतलब रेवेन्यू स्टाम्प से किया जा सकता है, यदि गवर्नमेंट ने अनुमति दी हो तो धारा 11 के तहत। लेकिन यदि दस्तावेज बड़ा है, जैसे बिक्री विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी इत्यादि, तो उस पर चिपकाने वाले स्टाम्प से शुल्क अदा नहीं किया जा सकता। उसके लिए इम्प्रेस्ड या स्टाम्प ही आवश्यक है। इसकी मैं आगे डिटेल में आपको सर जानकारी दे देता हूँ। ये मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला है और इसको मैंने सरल भाषा में लिखा हुआ है। इसको मैं आपको सर बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसी डेफिनेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको बताई है। ये अविनेश कुमार चौहान का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है सर, जो मैंने इसमें लिखा हुआ है। और ये सर मैं आ गया हूँ अब आपको इसमें जो नोट लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं कि ये जो पांचों परिभाषाएं जो मैंने आपको पढ़ के बताई हैं, धारा 11 की जहां एडिसिव टिकट का इस्तेमाल किए जाने के बारे में बताया गया है, इसमें मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि इसमें एफिडेविट, एग्रीमेंट, सेल डीड, लीज डीड जैसे बड़ा दस्तावेज शामिल नहीं है। आपने खुद ने सुन लिया सर, आप खुद पढ़ भी लें बुक के अंदर से, उसमें ना तो एफिडेविट शामिल है, ना एग्रीमेंट शब्द शामिल है, ना सेल डिड शब्द शामिल है, ना लीज डिड शब्द शामिल है। उन पर हमेशा नॉन जुडिशियल स्टाम्प या ई स्टाम्प ही मान्य है। तो ये सर एक नोटरी एडवोकेट्स के लिए भी, एक आम व्यक्ति के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आखिर एडिसिव स्टाम्प क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। वो 5 जगहें जो मैंने आपको बताई एडिसिव उपयोग का कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो सर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें जो है कि सर जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको वो और बता देता हूं सर, की धारा 10 में स्टाम्पिंग के तरीके बताए गए हैं और 11 में यूज करने का तरीका बताया गया है। एक व्यवहारिक उदाहरण सर और ले लेते हैं। यदि आप किसी से 5,000 की राशि प्राप्त करते हैं और उसकी रसीद मतलब रिसिप्ट बनाते हैं,
तो उस रसीद पर निर्धारित एडिसिव स्टाम्प लगाना आवश्यक है इंडियन स्टाम्प एक्ट की शेड्यूल 1 के अनुसार। यदि आप बिल ऑफ एक्सचेंज या प्राइमरी नोट लिखते हैं तो उस पर एडिसिव स्टाम्प लगाया जाता है। लेकिन यदि आप सेल डीड मतलब बिक्री विलेख लिख रहे हैं तो उस पर एडिसिव स्टाम्प मान नहीं है, वहां केवल नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर या स्टाम्प चलेगा। अब यहाँ सर सेल डीड मतलब यहाँ दो कंडीशन हो गई, एक सेल डीड एग्रीमेंट हो गया और एक हो गई सेल डीड। यदि सेल डीड हो रही है, विक्रय विलेख ही हो रहा है, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड होगा और वहां जो स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान है वो ऑनलाइन किया जाएगा और रसीद का भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा। लेकिन यदि आप उसका अनुबंध लिख रहे हैं एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट में जो नियमानुसार है सर, अभी जैसे 30 जुलाई 2025 को कुछ संशोधन भी किए गए हैं, अभी लागू नहीं हुए हैं, वो विधेयक है जो गवर्नमेंट की ओर से पारित किया गया है, लेकिन उसको गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। लेकिन उसके अभी वो राज्यपाल महोदय के समक्ष रखा जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल उस पर सहमति देंगे, उसके बाद वो कानून बनेगा, उसके बाद फिर गजट में प्रकाशित होगा और गजट में प्रकाशित होने के बाद उसमें उसके लागू होने की तारीख या तो लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी, तो वो जिस तारीख को प्रकाशित होगा ये माना जाएगा उस तारीख से लागू होगा। तो वो उसमें जैसे कुछ संशोधन भी किए गए जो है कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में कोई त्रुटि रह गई उसको संशोधन करने के लिए ऐसे काफी कुछ लिस्ट दी गई है। तो वो मेरा सर बीच में बताने का मकसद यही था कि उसके अनुसार जो गवर्नमेंट की जो ड्यूटियां हैं यदि बढ़ती हैं तो बढ़ी हुई अदा की जाएगी, यदि वही रहती है तो वही दी जाएगी। लेकिन यदि नोटरी वकील साहब भी एग्रीमेंट कर सकते हैं तो अब सामान्यतः वर्तमान में 500 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी एडवोकेट के द्वारा नोटरी की जा रही है एग्रीमेंट की सामान्य अनुबंध पत्रों की। तो नोटरी वकील साहब उनके नियमानुसार 50 रुपए की टिकट लगाते हैं, नोटरियल टिकट। वो 500 रुपए का स्टाम्प जो स्टाम्प ड्यूटी उस पर लगती है वो स्वयं खरीद कर लाता है, ई स्टाम्प लाता है, कई बार ऑफलाइन भी स्टाम्प लाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कंडीशन है वो उस पे स्टाम्प जो है कि एडिसिव स्टाम्प लागू नहीं होगा। निष्कर्ष है सर इसमें कि एडिसिव स्टाम्प चिपकने वाला टिकट है। कानून में इसे सिर्फ सीमित प्रकार के दस्तावेजों जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्राइमरी नोट, रिसिप्ट, इंश्योरेंस, शेयर ट्रांसफर आदि पर ही प्रयोग करने की अनुमति है। बड़े मूल्य के रजिस्ट्री योग्य दस्तावेज जैसे सेल डीड, मोर्टगेज, लीज आदि के लिए एडिसिव स्टाम्प मान्य नहीं है। और इसी में जो है कि एडिसिव स्टाम्प के प्रकार जो हैं वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं सर, लेकिन हम आज के मैं इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है एडिसिव स्टाम्प ही मुख्य है, तो मैं उसी पे आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब मैं आपको इस फैसले पर आता हूँ। मद्रास उच्च न्यायालय का सर फैसला जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। इसमें कुछ पेरा मैंने सर प्रिंट किए हैं इसमें, उसमें से मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दे देता हूं कि ये जो वाद है 12,18,000 रुपए की वसूली का लगाया गया था और उसमें मांग की गई थी कि 12% वार्षिक ब्याज दर भी दी जाए और प्राइमरी नोट पर लिखा गया इसको बताया गया था, उसी के आधार पर वाद लगाया गया था। और इसमें जो है कि इसकी जो डिटेल है सर मैं आपको उसी में से आगे की जानकारी दे देता हूँ। ये मैंने इसकी डिटेल भी इसमें लिखी हुई है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण भी मैं बता देता हूँ कि 12,18,000 रुपए का ये दावा था और डिफिडेंट ने मुकदमे में दावा किया है कि प्राइमरी नोट गैर कानूनी है क्योंकि मात्र 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनाया गया था, रेवेन्यू स्टाम्प नहीं लगा था। ये इसमें आपत्ति की गई थी और उनकी रक्षा में अन्य पक्षपातपूर्ण स्थिति का जिक्र किया जैसे महिला स्वयं सहायता समूह की गतिविधि, हस्ताक्षर ब्लैंक स्टाम्प पेपर पर होना आदि ये उनके द्वारा उनका इसमें बताया गया था। ट्रायल कोर्ट का निर्णय जो था सर कि आंखों देखे गवाह PW123 और दस्तावेज प्राइमरी नोट, सेल डीड और नोटिस, बैंक पासबुक आदि की गहन जांच के पश्चात ट्रायल कोर्ट ने प्राइमरी नोट को वैध और पर्याप्त रूप से स्टाम्प किया हुआ माना। ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डिफेंडेंट के सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया और प्लेंटिफ को राहत दी। इसके विरुद्ध अपीलेट कोर्ट में पहुंचे, हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में, और न्यायमूर्ति श्री CV कर्थकेया के द्वारा इसमें देखा गया कि पब्लिकेशन को जो प्राइमरी नोट वैधानिक रूप से मान्य है। उन्होंने भी ये पाया यह पर्याप्त तरीके से स्टाम्प किया गया है, चाहे एडिसिव स्टाम्प हो या प्रॉपर वैल्यू वाला स्टाम्प पेपर जैसे कि इंडियन स्टाम्प एक्ट द्वारा निर्देशित है। डिफेंडेंट द्वारा अनुरोध जो है कि अनुरोधित केस का रिमांड ट्रायल कोर्ट को वापस भेजने को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि ट्रायल प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी मानी गई और बिना विशेष आवश्यकता के रिमांड नहीं किया जाना चाहिए ताकि मुकदमों में अनावश्यक देरी ना हो। अतः ट्रायल कोर्ट का जजमेंट और डिक्री पूर्णतः कायम किए गए, यानी मूल वसूली के लिए 12,18,000 12% ब्याज और लागत की वसूली का आदेश वही रहा। डिफेंडेंट के अपील को खारिज कर दिया, संबंधित सिविल मिसलेनियस पिटीशन बंद कर दी गई। इसमें उसको चुनौती दी गई थी सर एडिसिव स्टाम्प को लेकर। इसका जो पेरा है कुछ में वो पेरा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जजमेंट का जो मैंने इसमें लिखे हैं।
इसमें जो है कि पैरा क्रमांक 8 है कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तंजावुर ने 12,18,000 रुपए की राशि के लिए मुकदमा करने का आदेश दिया था और साथ ही 12 लाख रुपए पर 6% वर्षी की दर से अतिरिक्त ब्याज और लागत भी दी थी। तो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तंजावुर हैं, उन्हीं के फैसलों को मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें आगे बहाल किया है। और इसमें बताया गया है सर कि इस न्यायालय के समक्ष एक वचन पत्र की स्वीकार्यता के संबंध में एक मुद्दा उठा था, जिसे चिपकने वाले स्टाम्पों के बजाय किसी विशेष स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया था। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि वचन पत्र पर या तो चिपकने वाले स्टाम्प लगाए जा सकते हैं या उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर चिपकाया जा सकता है। ये पैरा क्रमांक 8 में सर बताया गया था। और इसी में जो अंत में बताया गया था कि तंजावुर के विद्वान तृतीय न्यायाधीश अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित अधिनिर्णय संख्या 63/2014 की डिक्री एवं निर्णय की पुष्टि की जाती है। तदनुसार उपरोक्त बिंदुओं पर निर्णय किया जाता है। तो इस प्रकार से सर जो इसमें मुख्य बात जो निकल कर सामने आई है, मैं उस मुख्य बात पे ही सर आपको इसमें सर जो इसका सार है मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि न्यायालय ने कहा है कि यदि दस्तावेज पर केवल एडीसी स्टाम्प लगाया गया है और वह धारा 11 में अनुमति नहीं है, तो ऐसा दस्तावेज स्टाम्प शुल्क का सही भुगतान न होने के कारण अप्रमाणिक हो जाएगा, मतलब इन एडमिसेबल इन एविडेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अविनेश कुमार चौहान विरुद्ध विजय कृष्ण मिश्रा 2009 2 ACC 532 में बताया गया है इसमें कि यदि दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क ठीक प्रकार से अदा नहीं किया गया है तो दस्तावेज सबूत के तौर पर अदालत में तब तक स्वीकार नहीं है जब तक कि उचित स्टाम्प शुल्क और जुर्माना अदा न कर दिया जाए। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 35 में यही बताया गया है सर। उसमें यदि इस प्रकार की आप खाना पूर्ति कर देते हैं और यदि आपकी कम भी स्टाम्प ड्यूटी लगी है, आप उसको कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के यहाँ प्रस्तुत करके और रसीद और स्टाम्प ड्यूटी के साथ यदि पेश करते हैं तो एविडेंस में वो ग्राह्य योग्य माना जाएगा। इस जजमेंट में सर इसी बात को फोकस किया गया है। तो ये सर जो है हमारे आज के वीडियो का जो मुख्य टाइटल है उससे संबंधित मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। अब मैं सर आपको शॉर्ट में कुछ ई बुक से भी परिचित करा देता हूँ, जिसके अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं एडीसी स्टाम्प, हमारी बुक का नाम है। और इसके अध्याय में 1 है परिचय, अध्याय 2 में स्टाम्प की कानूनी परिभाषा और प्रकार, अध्याय 3 में नोटरी दस्तावेजों का एडीसी स्टाम्प का प्रयोग, 4 में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के निर्णय, 5 में व्यवहारिक मार्गदर्शन, सारांश और निष्कर्ष और डिस्क्लेमर इसमें दी गई है। डिस्क्लेमर सर मैंने आपको खास तौर से लिखी है कि आप अब इस पे किसी भी प्रकार का अमल करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर कानूनी रूप से परामर्श कर लें, क्योंकि हर केस की कंडीशन परिस्थिति अलग होती है और इसका उपयोग आप इसको कहीं भी पब्लिकली नहीं कर सकते, आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। आपके सिर्फ एक मार्गदर्शन और सूचना है। इस पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। इसके अंदर जो कानून मैंने बताए, जो साइटेशन बताई है, यदि आपके केस और परिस्थितियों के हिसाब से यदि वो मैच खाती हैं तो आप उनका इस्तेमाल बिल्कुल सर आप कर सकते हैं। उसको बुक के अंदर से आप कानून भी जज साहब को दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने भारतीय स्टाम्प अधिनियम के बारे में बताया आपको। इस वीडियो में एडिसिव टिकट क्या है इसके बारे में मैंने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 11 के तहत आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उसमें जो 5 जगह बताई गई हैं एडिसिव स्टाम्प का यूज कहाँ किया जा सकता है, वो पांचों मैंने आपको पढ़कर भी बताई हैं। अब आपका हर डाउट और कंफ्यूजन मुझे लगता है पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका है, क्योंकि कानून में जो लिखा हुआ है वहां पर हम अपनी मन मर्जी का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो कानून में लिखा हुआ है वही मैंने बुक में से भी आपको पढ़ के बताया और वही चीज को सरल एक्सप्लेन मैंने मेरी ई बुक के अंदर भी किया है। ये ई बुक सर, इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे मौजूद है। 199 रुपीज इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको इस आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद सकते हैं और इसके अंदर के कानून जो धाराएं लिखी हुई हैं बुक आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश कर सकते हैं। वो नज़ीर जो आपके उपयोग में यदि आपके केस की परिस्थिति से मैच खाती है तो आप उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके लिए आप आपके वकील साहब से ज़रूर सलाह मशवरा करें। और इसमें डिस्क्लेमर भी मेरे द्वारा खास तौर से लिखी गई है और इसके अंदर से ही जानकारी मेरे द्वारा इसलिए दी जाती है ताकि खरीदने से पहले आप परिचित हो सकें कि आखिर इसमें लिखा क्या है। देखने, सुनने और समझने के बाद यदि आपको महसूस होता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी होगी, तभी आप इसको सर परचेस करें। बिना देखे परचेस ना करें। मेरा वीडियो आप पहले देख लें, सुन लें, समझ लें और उसके बाद आपको लगता है तो आप उसको परचेस करें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी सर मैं आपको दे दूं कि YouTube चैनल की ओर से ऑफिशियली तौर पर मुझे फ्लिपकार्ट और मंत्रा कंपनी का एफिलिएट पार्टनर बनाया गया है। उनके द्वारा मुझे लिंक भी दी गई है कि यदि आपके चैनल के व्यूवर्स जो भी खरीदना चाहे तो उस लिंक से आप खरीद सकते हैं। उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नीचे दी गई है, जहाँ फ्लिपकार्ट की लिंक
और मंत्रा की लिंक सभी सामान खरीदने के लिए, ऐसा करके उसमें मेरा आगे लिखा गया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे, फ्लिपकार्ट के क्लिक करेंगे तो फ्लिपकार्ट के, मंत्रा तो मंत्रा पे, वहां पे किसी भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च बॉक्स आ जाएगा। वहां पे आप जो भी सामान खरीदना चाहते हैं वो लिख कर आप सर्च करके वहां से आप खरीद सकते हैं। जैसे आप पहले खरीद रहे थे, सारी प्रोसेस वही है, वही भुगतान है, वही तरीके हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदलाएगा। अभी आप जिस प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे थे वहां उसका बेनिफिट उस प्लेटफॉर्म को मिल रहा था। यदि आप मेरे चैनल के जरिए खरीदेंगे तो उसका फायदा मेरे चैनल पर मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जो लोग भी खरीदी करते हैं तो आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई वहां से आप खरीदी करें। इस प्रकार के मेरे चैनल को आपके द्वारा यदि सहयोग किया जाता है तो आपका सर 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा इस सहयोग में। क्योंकि आप तो जिस प्रकार से खरीद रहे हैं उसी प्रकार से खरीद रहे हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाकर फ्लिपकार्ट को सर्च कर रहे थे, मंत्रा को सर्च कर रहे थे, वही आपको अब मेरे यूट्यूब चैनल से आपको करना है। लेकिन आप क्योंकि मेरे व्यूवर्स हैं, इसलिए आप सभी से मेरी अपील है कि आप वहां से आप खरीदी करें ताकि उसका फायदा मेरे चैनल को मिले। मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहा हूं और इसी प्रकार से अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर वीडियो बनाता रहूंगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हल करने के लिए मैंने मात्र 199 रुपए में एक बड़ी महत्वपूर्ण ई बुक के रूप में एक पीडीएफ तैयार किया है। लगभग 150 से ऊपर ई बुक जो मैं लिख चुका हूँ, जो मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप डायरेक्ट वहां पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। वो एक ई बुक एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है सर, हजारों लाखों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के मकसद से मेरे द्वारा लिखी गई है। और वो हर व्यक्ति की केस की कंडीशन और सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, इसलिए आप इनको पढ़ने समझने के बाद आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। उसके बाद उसके अंदर लिखे गए कानून और उसके अंदर बताई गई धाराएं ये आप कोर्ट में जज साहब के समक्ष आप बिल्कुल प्रस्तुत करें। ये आपके निजी उपयोग के लिए है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में एडिसिव टिकट क्या है, इस पर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था सर व्हाट इज सेक्शन 11 स्टाम्प, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899, वो भी मेरे चैनल पर वो वीडियो भी उपलब्ध है, उसकी बुक भी उपलब्ध है। अभी एडिसिव टिकट कितने प्रकार की होती है और स्पेशल एडिसिव टिकट क्या है, नेक्स्ट वीडियो सर मैं इस पे बनाऊंगा। और आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।